बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ एडवांस टॉपिक्स को देखेंगे। आज बेसिकली हमने स्टार्ट करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। डेटाबेसेस हमने पढ़ ली, मॉडल्स देख लिए। आज हमने पढ़ना है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, यानी ये इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर और ढेर सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, एक्सेस करते हैं और कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है जिसकी मदद से वो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करवाता है। स्ट्रक्चर कौन सा है कि रिलेशनल है, नेटवर्क है या हायरार्किकल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। डायग्राम को देखें जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटाबेस से भी लिंक है और डिफरेंट यूज़र्स से भी लिंक है। वो सेल डिपार्टमेंट हो, वो पर्सनल डिपार्टमेंट हो, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है वो हर डिपार्टमेंट का डाटा जो है वो अलग अलग जगह पे पड़ा था, लेकिन यहाँ देखें तीनों एरोज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस से लिंक है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना? जो चीज़ें हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं मिलती थी, बेसिकली वही जो है ऑब्जेक्टिव था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना। पहला ऑब्जेक्टिव था जी शेयर एबिलिटी टू शेयर डाटा। ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। शेयर एबिलिटी का मतलब होता है डाटा को हम डिफरेंट पीपल सेम टाइम पे डाटा को जो है वो शेयर कर सकें। और ऐसे ही होता है, हम गूगल क्रोम को अगर ओपन करें 1000 लोग भी ओपन कर लेंगे तो सबको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि डाटा जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर है। डिफरेंट यूज़र जो हैं वो इस डाटा को डिफरेंट लोकेशन से एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं और एक जगह पे डाटा स्टोर करने से जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है और डाटा कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाती है। अगला ऑब्जेक्टिव है जी अवेलेबिलिटी का मतलब होता है यूज़र इस काबिल हो कि वो डाटा को जो है वो एक्सेस कर सके। अब डाटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए जब भी वो रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इवॉल्वेबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस। हमने पढ़ा था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी। चेंजेस जो हैं वो करना मुश्किल थी क्योंकि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी थी। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इवॉल्वेबिलिटी का ऑप्शन रखा गया है। इवॉल्वेबिलिटी का मतलब ये होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि डेटाबेस में अगर इंक्रीज़ ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट की वजह से कोई चेंज करना पड़ जाए तो वो चेंज इजीली हो जाए। डेटाबेस में चेंज करना 2 तरीक़ों से आ सकता है, ठीक है। डेटाबेस में 2 तरीक़ों से चेंजेस की जा सकती हैं, या डेटाबेस में स्टोर डाटा चेंज हो सकता है या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो है वो हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, अब हम रिलेशनल पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये इवॉल्वेबिलिटी का मतलब होता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जी डेटाबेस इंटेग्रिटी हम जानते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है जो डाटा हम डेटाबेस में एंटर करें वो अकॉर्डिंग टू सम रूल्स हो, अकॉर्डिंग टू सम कंस्ट्रेंट्स हो। तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करना मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना ईजी है। कुछ मेजर्स लिए जाते हैं जिससे डेटाबेस इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डिफ फीचर्स क्या हैं। अब पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत क्या है। जब वो चीज़ बन जाती है वो चीज़ हमें क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करेगी, ये चीज़ होता है जी फीचर्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर में सबसे पहला ऑप्शन है जी डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी एक ऐसी फ़ाइल होती है जो हमारे डाटाबेस में जितना भी डाटा स्टोर है उस डाटा के डिस्क्रिप्शन को स्टोर कराती है। अगर हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल में मैंने नेम को एंटर करवाना है तो वो किसका नेम होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर हम रखेंगे। इसके अलावा डाटा डिक्शनरी जो है वो मॉनिटर भी करती है कि कौन सा डाटा जो है वो एंटर हो रहा है और डाटा जो एंटर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूल है या नहीं, और यहीं से डाटा इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। रूल क्या हो सकते हैं जी? फील्ड का नेम क्या होगा, फील्ड का साइज़ क्या होगा, डाटा टाइप जो है वो क्या होगी। डाटा डिक्शनरी की जो की मदद से डाटाबेस यूज़र को हम ऑथराइज़ भी जो हैं वो कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र ऑथराइज़ है, कौन सा अनऑथराइज़ है। और डाटा डिक्शनरी को हम डाटा रेपोजिटरी भी कहते हैं।
नेक्स्ट चीज़ है जी यूटिलिटीज़। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूटिलिटीज़ क्या चीज़ होती थी, वो प्रोग्राम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं काम करने में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ यूटिलिटीज़ होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो मेंटेन करते हैं डेटाबेस को, किस तरह से डाटा को प्रोसेस करके, रिकॉर्ड करके या फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करा के। तो कुछ यूटिलिटीज़ जो हैं जिन्हें सब लोगों को जिनका पता है वो बैकअप एंड रिकवरी की यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट चीज़ है जी क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज की मदद से हम अपनी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज है वो हमारे पास एसक्यूएल होती है। एसक्यूएल का मतलब है जी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। वो जो एसक्यूएल में स्टेटमेंट लिखी जाती हैं वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होती हैं और कैपिटल वर्ड में ही हम इन्हें लिखते हैं। सिलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट और इंसर्ट, ये डिफरेंट क्यूरीज़ की क्यूरी स्टेटमेंट हैं जिनकी मदद से हम किसी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो है जी रिपोर्ट जनरेशन। बेसिकली जब हम डेटाबेस पे क्यूरी लगाते हैं, हम डाटा प्रोसेसिंग में हमने एक स्टेप पढ़ा था समराइजेशन का, कि यही चीज़ जो है वो रिपोर्ट जनरेशन है। हाँ, सरगोदा बोर्ड की लेट से मैं एग्जांपल दूं, लाहौर बोर्ड की एग्जांपल दूं, मुल्तान बोर्ड की, जब स्टूडेंट पेपर देते हैं उन स्टूडेंट के मार्क्स बोर्ड वालों के पास सेव होते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो एक रिज़ल्ट कार्ड की फॉर्म में उनके सामने आता है। ठीक है, तो क्यूरी लैंग्वेज की मदद से कुछ कमांड्स चलती हैं जो हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देती हैं। और बेसिकली रिपोर्ट के अंदर डेटाबेस वाला डाटा ही होता है, लेकिन स्टाइलिश वे के अंदर या फॉर्मेट वे के अंदर होता है। रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। ये डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करता है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसे डिस्प्ले करा देता है। यूज़र जो है वो रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ कर सकता है पेज नंबर की स्टाइलिंग के लिए, डेट्स की स्टाइलिंग के लिए, टाइटल्स के लिए, कॉलम की हेडिंग्स के लिए। इसके अलावा यूज़र जो है वो यूज़फुल और अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स रिपोर्ट जनरेटर की मदद से बना सकता है। और रिपोर्ट जनरेटर वाले इस चीज़ को रिपोर्ट राइटर भी बोला जाता है। अगली चीज़ है जी एक्सेस सिक्योरिटी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं थी, यहाँ पे सिक्योरिटी है। एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब ये होता है डेटाबेस की प्रोटेक्शन की जाए अनऑथराइज्ड यूज़र से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट मेथड प्रोवाइड कर देता है। वो सिक्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड्स की मदद से और डिफरेंट एक्सेस राइट दे सकते हैं, जैसे फेस लॉक है, जैसे फिंगरप्रिंट है, जैसे आईडी कार्ड स्कैन है। अगला फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एडिशनल कॉपी ऑफ डेटाबेस की हम बना के रख सकते हैं और अगर ओरिजिनल लॉस्ट हो जाए तो बैकअप वाली फ़ाइल से उस डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम थी जी प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पे डिपेंड था। यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस का ऑप्शन आ जाता है। डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करता है डाटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो डाटा को चेंज किए बगैर। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम था डाटा रिडेंडेंट होता था, एक ही डाटा की डिफरेंट कॉपीज़ डिफरेंट जगहों पे पड़ी होती थी। लेकिन यहाँ पे रिडेंडेंसी कंट्रोल हो जाती है, यानी क्योंकि डाटाबेस का डाटा सेंट्रल जगह पे स्टोर होता है, एक ही जगह पे स्टोर होता है, तो वो डाटा कंसिस्टेंट भी होता है। अगला एडवांटेज है जी कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। अगर रोल नंबर की फील्ड है उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर हो, ये हम जो रूल है ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं था। एग्जांपल में गिवन है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 0 और 100 के दरमियान में कोई वैल्यू एंटर हो सकती है। डेटाबेस जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा हटके है कि डेटाबेस जो है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन करता है। हमें पता है डेटाबेस में जो है वो रिलेशनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, यानी टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है और हर एक टेबल में एक एंटिटी के बारे में डाटा होता है। सही है, एक एंटिटी का दूसरे के साथ रिलेशनशिप बता रहा होता है। जैसे एक टीचर का टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है और दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप हो सकता है कि टीचर टीचेज स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी भी लेवल का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आ जाए वो डेटाबेस सपोर्ट करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है यूज़र को कि वो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सके, इनेबल करता है यूज़र को कि वो लॉजिकली व्यू कर सके और एक्सेस कर सके डाटा को डिफरेंट वेज़ के अंदर।
अगला फीचर है जी डाटा की सिक्योरिटी का फीचर, अनऑथराइज यूज़र डाटा को यूज़ ना कर सकें पासवर्ड वगैरह की मदद से। ये चीज़ हम डाटाबेस ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ के आए हैं। डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी भी हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ के आए हैं इसी लेक्चर में। एडवांस कैपेबिलिटीज़ क्या है जी, रिपोर्ट जनरेशन हमने पढ़ी है, रिपोर्ट जनरेशन फाइल प्रोसेसिंग में नहीं होती थी। तो एडवांस कैपेबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटी का मतलब होता है फ़ीचर। डाटाबेस जो है वो एडवांस फीचर्स भी प्रोवाइड करता है इंटरनेट की मदद से, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, डाटाबेस का जो भी डिसएडवांटेज है वो सारे के सारा आके डिपेंड करता है जी कॉस्ट पे। अब कॉस्ट किन किन तरीक़ों से बढ़ सकती है, हमने डाटाबेस इन्वायरमेंट में पढ़ा था, हमें हार्डवेयर चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर जिससे बनाएंगे प्रोग्रामर होगा, उसे भी पैसे देने होंगे। फिर हमें एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखवाना पड़ता है जो उस सॉफ्टवेयर को चलाता है, उसे भी हमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल जो भी डिसएडवांटेज है वो आके डिपेंड करता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है जी, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हम खरीदते हैं वो एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, उसकी हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। जब एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को चलाना है तो उसी लिहाज से हमें हैवी हार्डवेयर, अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर ख़रीदना पड़ेगा, हार्डवेयर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फिर जब एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर और एक हाई लेवल हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो टेक्निकल स्टाफ भी रखना पड़ेगा, टेक्निकल स्टाफ को रखना पड़ेगा और उस स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वो कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट समझने वाला है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रॉन्ग डाटाबेस इन्वायरमेंट में। प्रॉब्लम में आकर इफ़ रॉन्ग टाइप ऑफ डाटाबेस इन्वायरमेंट सेलेक्ट हो जाए, यानी आप डाटाबेस आपने बनवानी थी कॉलेज के लिए, लेकिन उस डाटाबेस में जो आपको टेबल मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं जी जिसमें आप डॉक्टर्स और पेशेंट्स और इस लिहाज से चीज़ें जो हैं वो रखवा सकते हैं। डाटाबेस सिस्टम में चेंजेस भी करनी पड़ सकती हैं रिक्वायरमेंट की मदद से, तो चेंज जो है वो कॉस्टली होती है, ठीक है। कॉस्ट जो है वो रिक्वायर होती है डाटाबेस को चेंज करने के लिए। अगली चीज़ हमें पता है डाटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटा डिक्शनरी का फ़ायदा तो है, लेकिन डाटा को भी स्टोर कराना है और उस डाटा की डिस्क्रिप्शन को भी स्टोर कराना है तो हमारी स्टोरेज बढ़ जाएगी, हमें जो स्टोरेज हार्डवेयर है वो बढ़ाना पड़ेगा, सही है। डाटा डिक्शनरी यूज़फुल टूल तो है लेकिन ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी चाहिए और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 हमारा शॉर्ट सा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीटेड हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं।